दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को एमसीक्यू कैसे तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू तैयार करने के लिए आपको सभी चैप्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं किन किन चैप्टर से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं, तो देखो भाई साहब ये वो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आता है एमसीक्यू पक्का है। एक आपका 100% तैयार है, एक आने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि बहुपद हमारा हट गया है। इसके बाद आप लोग जानते हो बहुपद से कितने ज़्यादा प्रश्न आते थे, वो भी हट चुका है। तो इस समय आपका चैप्टर द्विघात समीकरण आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद त्रिकोणमिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न पक्का आना था आपके एग्जाम में। ठीक है, सांख्यिकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांख्यिकी से आपको 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में, और त्रिभुज से भी बन सकता है एक प्रश्न, और इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे भी एक प्रश्न बन सकता है। तो सीधे सीधे शब्दों में आपसे यही कह सकता हूं कि भाई इन्हीं चैप्टर से आपके एग्जाम में आते हैं। अब कहोगे कि सर आपको कैसे पता, भैया आपको कैसे पता कि इन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर भरोसा दिलाना चाहूँगा भाई, क्योंकि अगर आप लोग इसको जानते हो, मॉडिफाइड एंड सॉल्व्ड पेपर, भाई साहब ये वो पेपर होता है, अगर कोई स्टूडेंट्स अगर खुद से पढ़ ले, भाई साहब खुद से पढ़ ले, क्योंकि मुझे पता है भाई साहब कि ये अगर आपको मैथ का अनसॉल्व पेपर अगर आपने अच्छे से हल किया, ठीक है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जितने चैप्टर के जितने मैंने देखे कि कौन कौन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था, तो मुझे पता चला भाई साहब कि ये जो चैप्टर आपके है ना, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, त्रिभुज और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही हैं। इन्हीं से आपके प्रीवियस ईयर में पेपर मैंने देखा तो सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन फंसे हैं, और पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सांख्यिकी चैप्टर है। सांख्यिकी से भाई साहब 2 क्वेश्चन लगभग आपके हर एक सेट में आते हैं। ये नहीं किसी एक सेट में, पर्टिकुलर एक सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे भाई साहब त्रिकोणमिति और सांख्यिकी से 1 या 2 नंबर दोनों से फंसने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर आप दोनों के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू तैयार कर लेते हो, या फिर किसी भी तरीके से तैयार कर लेते हो, तो समझ लो आपके 3 नंबर गारंटी से पक्के एकदम। ठीक है, तो भाई साहब अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी, यानी कि इन 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, और मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा भाई साहब वही आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई अगर बच्चे को डाउट है कि भाई साहब ये प्रश्न कहाँ से ला रहे हो, तो भाई मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड के अगर छात्र हो, यूपी बोर्ड के अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हो, तो आप चैनल से जुड़ जाओ, बस अब तैयारी स्टार्ट कर दो। आप रिजल्ट देखोगे कि आपका 90+ ना है तब कहना। ठीक है, आप लोग रिजल्ट देखना बस। ठीक है, हम देखेंगे आज टोटल 6 क्वेश्चन, यानी कि मतलब कि कहने का मतलब है कि टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और ये 6 नंबर मिलते हैं आपको। 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 6 नंबर मिलते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है, आप लोग अनसॉल्व्ड पेपर देख सकते हो। यहाँ पर भाई साहब अनसॉल्व्ड पेपर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखो कुछ, देखो 1 2 3 4 5, पहले 5 प्रश्न आते थे, यानी पहले 5 आते थे, लेकिन इस बार जो आपका 2023 यानी कि 2022 का जो पेपर था, उसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको 6 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पर। स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। आई होप सभी को अच्छे से इसको समझ चुके होंगे, और काफ़ी लोग इस प्रश्न को आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो भी भाई साहब एमसीक्यू होते हैं ना, जो भी एमसीक्यू, आपको कोशिश करनी है कि भाई ये हमसे 1 मिनट के अंदर हो जाएं, 1 मिनट के अंदर, क्योंकि अगर आप लोग इनको 1 मिनट के अंदर नहीं करोगे ना, तो ऐसा समय आएगा भाई साहब कि आप लोग इनको ही करते रह जाओगे और आपके 15 मिनट निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको मैं समझाऊंगा तो हो सकता है 2 मिनट निकल जाए समझाने में, लेकिन आप जब करोगे तो एग्जाम में आपको 1 मिनट के अंदर इसे करना। ठीक है, 1 मिनट के अंदर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम में अब देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से 1 मिनट के अंदर आ ही जाएगा, प्रैक्टिस करने से आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या कह रहा है प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहा है 870 तथा 225 का HCF होगा।
अगर आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना तो एचसीएफ निकालना आप लोगों ने 8 में 9 में 10 में 10 तो चल ही रहा है, 9 में 10 में 7 में 6 में सब में सीखा होगा। बहुत आसान होता है एचसीएफ निकालना, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 मिनट से अंदर हमें निकालना है। तो आपको दिमाग में आए अच्छा ये प्रश्न आ गया, बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले 870 लिखो, इसके बाद यहीं कहीं आप लोग लिख लो 225। सबसे पहले क्या करना है, इसका फैक्टर करो और इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो। फैक्टर करना जानते हो, नहीं जानते सीख लो। इसको हम लोग काटेंगे 3 से, काटेंगे 3 से तो कटेगा 3 सते 21, एक आया यहाँ पर 3 पचे 15 हो गया, ठीक है, समझ में आया। फिर से 3 से काटेंगे इसको, 3 दुना के 6, एक इधर आया, 3 पचे 15 हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 पचा के 25 हो गया। अब देखो भाई साहब ये फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो यानी कि 3 आया, 3 आया, 5 आया, 5 आया, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग काट लेते हैं भाई साहब। तो भाई साहब इसको 5 से सबसे पहले हम लोग काटते हैं। देखो 5 से, 5 एकम 5, 3 आया भाई साहब, 5 सते 35 हो गया। फिर इसके बाद 2 आया, 5 चक्कू 20 हो गया। समझ में आया भाई साहब? किसी को कोई दिक्कत समस्या कमेंट करके बता देना अगर कोई भी दिक्कत समस्या हो। अब इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24। क्लियर हुई इतनी चीज़, समझ में आया आप सभी को? इसके बाद भाई साहब इसको मैं फिर से काट सकता हूँ 2 से। अब 2 से काटो, 2 दूना के 4, एक इधर आया, 2 नेम 18। अब 29 तो भाई सीधा 29 से ही कटने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर 5 आया, 3 आया, 2 आया और 29 आया। अब देखो सिमिलर कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया। यानी कि आपको एचसीएफ में क्या देखना होता है, दोनों जो भी आप लोग दो संख्या यानी कि दो संख्या दे रखी होती हैं, उन दोनों संख्याओं को फैक्टर करने पर जो भी संख्या भाई साहब समान होती है उन दोनों के गुणा कर देते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ 5 समान आ रहा है, देखो भाई साहब यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 3 समान आ रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, ये आपको माइंड में अपने रखना है, माइंड में, क्योंकि आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एक समय ऐसा आएगा इस प्रश्न को आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो 5 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा भाई साहब 15। 5 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 15। तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15। क्लियर हुई थी चीज, समझ में आया पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखो ये प्रश्न एक ना एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा, तैयार कर लेना। बार बार बोल रहा हूं, एक प्रश्न जरूर मिलेगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्न कह रहा है किसी पूर्णांक n के लिए, इस बार n की बात कर दी गई है कि किसी पूर्णांक n के लिए, हमारा पूर्णांक इस बार कोई n है। पूर्णांक भाई साहब क्या है, इस बार हमारा पूर्णांक कोई n है, n है, मान लेते हैं n है। तो n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा ना तो सीधा टिक लगा दो। अगर विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे तो आप लोग ये लगा देना, और अगर आपसे विषम यानी कहने का मतलब है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का है, अगर इसकी जगह आपसे कह दे सम, मान लो अगर सम कह दे, प्रश्न में आ सकता है भाई साहब, आ सकता है कि नहीं आ सकता, कह देना। तो सम के लिए भाई कंडीशन होती है कि हमेशा आपका 2n होगा, 2m होगा। जो भी पूर्णांक दे रखा होगा, पूर्णांक m की जगह मान लो 2p हो सकता है, 2q हो सकता है। और अगर आपसे विषम कहे तो भाई साहब इसमें 2n + 1 कर देना, 2m + 1 कर देना, 2q + 1 कर देना। तो इस प्रकार से भाई साहब आप इन प्रश्नों को कर ले जाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, वीडियो देख रहे हो, तो इस प्रकार के प्रश्न को अगर छोड़ के आते हो तो भाई आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। मैं आपसे बोल बोल कर कह रहा हूँ, अगर आपके विषम धनात्मक पूर्णांक कहे तो भाई साहब 2n + 1 लगा देना, और अगर सम धनात्मक पूर्णांक है तो भाई साहब आप लोग केवल 2n लगा देना, ठीक है, और या 2m लगा देना। जैसे कि पहला आप लोग प्रश्न, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे सम पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाओगे, 2m लगाओगे, और अगर आपसे विषम पूछा जाए तो 2m + 1 लगाओगे, ठीक है। और अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई वो वीडियो में, मैंने आप लोगों से, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर केवल सम लिखा था, तो वो मिस्टेक हो गई थी मैंने लिखते समय, क्योंकि सम संख्या कभी नहीं पूछी जाती है, विषम पूछी जाती है, तो मैंने विषम समझाया आपको, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना इसको। देखो समझो, यदि 65 तथा 117 यानी 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में लिखा जा सकता है, तब m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे संख्या बदल सकता है, m की जगह p दे सकता है, q दे सकता है, और पूछने का तरीका भी बदल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इस प्रश्न को अगर आपने आसानी से देख लिया आपको समझ में आ जाएगा। देखो कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को
इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको 65 और 117 का HCF निकालना होगा। आपने दोनों का HCF निकाला, ऐसे ही आप HCF निकालोगे, इसके बाद आपको इसके बराबर में लिख देना है। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर आप बराबर में नहीं लिख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को मैं करके बताऊंगा। सबसे पहले देखो 65 लिखो, इसका HCF निकालो। इसका HCF निकालने के लिए आपको सिंपल एकदम 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 आ गया, 13 आ गया मतलब कि। इसके बाद आप लोग 117 का निकाल लो भाई साहब, 117 का निकालो तो ये 3 से जाएगा, 3 से काटो भाई साहब इसको, 3 त्रिकाई 9, 3 नमा 27, ठीक है। 39 आ गया, 13 से कटेगा फिर से, 13 3 39, अब ये 13 3 से कटेगा फिर से। तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि दो चीज़ समान आई, एक 13 और ये 13। तो सिंपल एकदम 13 को इसके बराबर लिख दो भाई साहब, 13 बराबर 65 यम माइनस का 117, इसके बराबर लिख दिया आपने। आपको समझ में आया प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था 65 117 के HCF, जो कि हमारा ये निकल के आ गया, इसका HCF 13, यानी HCF कितना निकल के आया? 13। HCF 13 निकल के आया, इसको बराबर लिखना था 65 यम माइनस 117 के, मैंने लिख दिया भाई साहब। इतना क्लियर हो आप सभी को? इसके बाद देखो सिंपल है, ये जो माइनस का इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 65 यम बराबर 13 प्लस 117, ठीक है, समझ में आया? अब 7 3 10 हो जाएगा और 1 1 ये 2 3 हो जाएगा, इसके बाद 65 यम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ है? इसको आप लोग जोड़ रहे हो ना, इसको जोड़ लेना अच्छे से। जोड़ना तो जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब 130 बटे में 65 कर देना भाई साहब, सिंपल एकदम। अब काट दो भाई, 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना के 10, 5 छक्का 30, 13 एकम 13, 13 दूना के 26, ठीक है। तो आंसर कितना निकल के आया भाई साहब? 2। तो यहाँ कहीं आपको 2 दिख रहा है? जी हाँ, ये। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इससे पहले मैं इस प्रकार का, इस तरीके का क्वेश्चन आप सभी को करा चुका हूं। ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी तरीके से मैं समझाऊंगा। देखो, कह रहा है कि प्रथम यन विषम संख्याओं का योग है। देखो क्या कह रहा है, प्रथम यन विषम संख्या का योग है। इसको संख्याओं को काट दो, प्रथम यन विषम संख्या का योग है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी संख्या यन है, मान लो कोई भी संख्या यन है हमारी, तो ये एक विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या है तो इसका योग है। अब योग कहने का मतलब है, योग कब होगी? जब आप किसी सम संख्या लोगे, उसमें एक कम जोड़ दोगे तो वो कैसी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। मान लो भाई साहब मैं 4 ले लूँ, 4 के संग 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5। ये क्या है भाई साहब? ये हमारी विषम है, ये हमारी विषम है, आप सभी को पता होगा। 3 एक विषम है, यानी कि 2 ले लें, 2 एक सम है, प्लस कर दो 1, ये हो जाएगी आपकी 3, और 3 एक क्या होती है भाई साहब? विषम। क्लियर हुई इतनी चीज? अब देखो इसमें समझना, अगर हम लोग यन ले लें भाई साहब, अगर हम लोग यन ले लें, यन हम लोग कोई ले लें भाई साहब सम, और इसके संग अगर 1 जोड़ दें, तो भाई साहब इस प्रकार से जो हमारी 3 संख्या है ना, ये भी आपकी विषम संख्या होगी, ठीक है। तो ऐसे आप सभी का ले सकते हो कि कोई भी अगर आप विषम संख्या लेनी है तो उसको अगर आप कोई भी सम संख्या लोगे, उसमें 1 जोड़ दोगे भाई साहब, तो हमेशा आपकी विषम प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि प्रथम यन विषम संख्या का योग है। प्रश्न को समझने की कोशिश करना है, योग हमें बताना है। तो योग तो ये होता है भाई साहब, ये योग होता है। लेकिन अगर हम लोग भाई साहब 2n ले लें, मान लो अगर हम लोग 2n ले लें, ये हमारी कोई एक सम संख्या है भाई साहब, ठीक है, सम संख्या है। अगर हम लोग कोई सम संख्या में से 1 घटा दें तो भाई साहब हमें क्या प्राप्त हो जाती है? विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। आप सभी को पता है कि विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो भाई साहब अगर हम लोग n स्क्वायर में से कोई एक चीज़ घटा दें, यानी कि n स्क्वायर हमारी एक सम संख्या है, और सम संख्या में से कोई एक हम घटा देंगे तो क्या मिलेगी? हमें विषम संख्या प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी? मान लो n बराबर अगर 2 है, अगर हम 2 दुना के 4 करेंगे भाई साहब, 4 करेंगे और 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इस प्रकार से इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? तो प्रथम n विषम संख्या का योग हमेशा आपका n स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था कि हम द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा नहीं, केवल 1 मिनट आपका लगेगा। जब आप कर लोगे, क्या करोगे? जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखे एग्जाम में कि 9 स्क्वायर यानी 9 सेक स्क्वायर माइनस का 9 10 स्क्वायर, ए का मान ज्ञात करो। सिंपल होता है, जब भी इस प्रकार का आपको
क्वेश्चन दिखे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको हमेशा फॉर्मूला, अगर आपके माइंड में फॉर्मूला रहता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपकी है ना, ट्रिग्नोमेट्री भाई साहब, इसमें आपको फॉर्मूला 100% याद करना होगा। जितने भी फॉर्मूले मैंने एक बेसिक क्लास बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, एक बेसिक क्लास, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं हो सकता है उस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस पर क्वेश्चन की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, कुछ प्रकार से यहाँ से आप लोग देख सकते हो 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, कॉमन लेना जानते हो ना, ये दोनों चीज बाहर आ जाएंगी, समझ में आया। इसके बाद सिंपल है, जब ये बाहर आ गया भाई साहब तो इसका जो मान होता है ना वो होता है 1, क्या होता है 1। तो भाई साहब आप सभी जानते हो 9 का गुणा 1 से करेंगे तो भाई साहब 9 तो आएगा कि नहीं आएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी को। अगर यहाँ पर भाई साहब आपसे 8 दे दे, यहाँ पर 8 दे दे तो आप लोग 8 कॉमन ले लोगे तो 8 आंसर आ जाएगा, 2 दे दे तो 2 कॉमन ले लोगे 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर आपसे जैसे यहाँ सेक स्क्वायर दे दिया गया, यहाँ पर माइनस का 10 स्क्वायर दे दिया गया, यहाँ पर हो सकता है आपसे चेंज कर दे, कॉस दे दे साइन, कॉ यहाँ दे दे कॉस, यहाँ कॉट दे दे, यहाँ पर आपसे सेक दे दे। तो देखो उसके लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझना होगा। ठीक है, आप लोग आसानी से ये प्रश्न कर लेता होगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, 100%, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल भी नहीं टच करते हो तो मैंने कहने का मतलब अगर आप बिल्कुल भी नहीं टच करते हो यानी बिल्कुल भी नहीं छूते तक नहीं उसको, तो छूकर देख लेना, पन्ना पलटना और इस प्रश्न को देखना भाई साहब। इस प्रश्न को देखना, आपको किसी ना किसी सेट में मिलेगा और हो सकता हो आपको बहुत सारे सेट में प्रश्न देखने को मिले। केवल और इसके पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, बाकी ये तरीका यानी बाकी क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको फार्मूला याद करना होता है। फार्मूला आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा भाई साहब कि 1030 का मान क्या होता है, 1060 का मान क्या होता है, ये सभी मैंने आपको बता रखा है। हाँ, टेबल मैंने नहीं बताया, टेबल में बता दूंगा। वैसे इसका जो मान होता है भाई साहब साइन 60 होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है साइन 60। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग 1030 की वैल्यू किसी को पता है, मैं आपको बता देता हूँ, 1/√3 क्या होती है भाई साहब, 1/√3, और यहाँ पर बटे लगाएंगे, 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे भाई साहब। अब 10 स्क्वायर 30 दे रखा है तो हम लोग इसका अंडर रूट कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, वर्ग कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग करने के बाद भाई साहब कुछ नहीं होता है, इसको हम लोग करेंगे 2√3 हो जाएगा बटे में। अब इसको हम लोग जब खोलेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है और 3 √3 बराबर 3 होता है। ठीक है, प्लस का 1 कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैसा का वैसा ही रहने वाला है। बटे लगाएंगे और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और एक वैसा का वैसा रहने वाला है। और अगर थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये 2√3 बटे 4/3, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, लेकिन इसके पहले हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमें इजी करनी है। ठीक है, इसको मैं 2 लिख दे रहा हूँ, हार्ड नहीं करनी है। ठीक है, अब √3 इंटू 4 कर देंगे। अगर आपको नहीं पता जो आपका 3 होता है इसका मान होता है √3 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं हम लोग, आप सभी को पता भी होगा कि हम लोग 3 को √3 लिख सकते हैं, 2 को √2 लिख सकते हैं, 4 को √4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा भाई साहब, ये इससे कट जाएगा तो ये 2 दूना के, अब ये आ जाएगा हमारा 3 √3/2। ठीक है, अब ये जो मान होता है उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा साइन 60 की वैल्यू होती है, तो मैंने वही तो यहाँ पर लगाया भाई साहब साइन 60। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीआईएमपी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो करो, जिससे कि कोई भी प्रश्न आप सभी के लिए बताया जाए आप लोग उससे को फटाक से नॉक डाउन करो और उसको अच्छे से अच्छे उसकी प्रैक्टिस करो। अब जैसे कि ये प्रश्न दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 है बेटा, साइन ए बराबर 3a/4 है। तो भाई लोग आप सभी लोग बताओ कि हम लोग कौशिक ए का मान कैसे ज्ञात करें। अगर आपसे मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने मेरी बेसिक क्लास नहीं देखी है
ट्रिग्नोमेट्री की मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उसको देखो जाके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग किसी की नहीं देखना चाहते, अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता है, तो आप लोग भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि भाई साहब इसमें पूरे के पूरे फॉर्मूले आते हैं। समझ में आया ना? जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है कि साइन बराबर 3/4 है, मैं आपसे कहूँगा सीधा सीधा इसका आंसर भाई साहब ये लगा लो 4/3, आप लोग लगा लोगे, समझ में तुका जाएगा नहीं। तो फायदा क्या है भाई साहब, समझाने का, वीडियो बनाने का फायदा क्या है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक क्लास देखो जाके, आपको सब समझ में आ जाएगा। साइन ए बराबर क्या निकालना है, हमें कॉसेक ए का मान, हमको साइन ए बराबर दे दिया गया है और कह रहा कॉसेक ए का मान निकालो। अब इसके लिए सिंपल एक सूत्र होता है, कुछ नहीं, कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, ये होता है सूत्र। अगर आपको सूत्र नहीं पता भाई, बेसिक क्लास देखो, सब आपको पता हो जाएगा। अब ये सब जो कुछ आपको करना है भाई साहब रफ में करना है, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सारे, जितने एमसीक्यू हैं मैं बता रहा हूं। अगर आपने मेरे साथ जुड़े रहते हो शुरू से लेकर लास्ट तक, सब कुछ करा दूंगा आपका, ठीक है। अब देखो साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4, इसको पलट दो बेटा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए आगे देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि x 1045 इंटू कॉस 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60 हो तो, यानी x 1045 कॉस 60 बराबर साइन 60 कॉट 60 हो तो x का मान ज्ञात करो। इसमें भाई बताइएगा, किसी को सूत्र पता है इसका, इसका पता है? किसी को नहीं पता होगा। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता है इसका, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है इन सभी का, तो आप लोग आसानी से कर ले जाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, चलो मैं करके ही बता देता हूं। यक्स करेंगे, इंटू करेंगे भाई साहब, इंटू करेंगे 1045 का मान 1 होता है, फिर इंटू करेंगे कॉस 60 का मान भाई साहब होता है 1/2, ठीक है। इसके बाद बराबर लगाएंगे, साइन 60 का वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, √3/2 होती है भाई साहब। इसके बाद कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इससे देखो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ऑप्शनली आपका 1 बच जाता है इधर साइड, तो यानी x बराबर 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या आ जाएगा, x बराबर 1। एक कहाँ दिख रहा है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न आए, वैल्यू चेंज कर दे, यानी कहने का मतलब है 1045 की जगह आपसे 1030 का मान कह सकता है, और यहाँ x की जगह दूसरी वैल्यू दे सकता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, और कमेंट में ये मत कहा करो कि सर ये इंपॉर्टेंट है क्या। देखो मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, फिर आप लोग कमेंट में ये क्यों कहते हो कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अरे भाई सब इंपॉर्टेंट है, तैयार तो करो, आप लोग तैयारी ही नहीं करते हो, पता नहीं कहाँ कुछ भी लिखा करते हैं कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, और अच्छे से तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बताता हूं हर एक इंपॉर्टेंट, फिर आप लोग क्यों कहते हो कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग विश्वास नहीं होता तो अनसॉल्व पेपर देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि साइन ए बराबर यदि 4/5 है तो 10a के मान ज्ञात करो, यानी साइन ए बराबर यदि 4/5 है तो 10a का मान ज्ञात करो। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर मुझे तो फार्मूले तो याद हैं, लेकिन साइन ए बराबर 10a में कोई भी फार्मूला नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसको तैयार करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए कुछ नहीं होता भाई साहब। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको 10a में आपको पता होना चाहिए कि 10a बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 10a बराबर आपका होता है, अगर आपको नहीं पता, लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। अगर हमें लंब की वैल्यू पता हो जाए, अगर हमें आधार की वैल्यू पता हो गई, हम लोग इसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसका मान। तो अगर हम लोग साइन ए की वैल्यू हमें पता है, साइन ए बराबर क्या होता है भाई साहब, साइन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है भाई साहब, लंब दे रखा है 4, कर्ण कितना दे रखा है भाई साहब 5। तो अगर आप लोग यहाँ से, अगर आप लोग पैथागोरस प्रमेय सॉल्व करोगे, पैथागोरस प्रमेय, तो पैथागोरस प्रमेय कहती है अगर आप लोगों को लंब निकालना हो तो आधार माइनस कर देते हैं, और अगर आप लोगों को आधार निकालना हो तो लंब माइनस कर देते हैं, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पर हमें निकालना है आधार, तो आधार किससे माइनस करेंगे, यानी आधार निकालने के लिए हम लोग कर्ण के स्क्वायर से किसको माइनस कर देते हैं, लंब के स्क्वायर को भाई साहब, किसको, लंब के स्क्वायर को, ठीक है। कर्ण कितना दे रखा है भाई साहब, कर्ण है हमारा यहाँ पर देख सकते हो 5, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 5 × 5 = 25 के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है।
अब देखो यल यहाँ पर कितना है भाई साहब, यल हमारा है 4, यल कितना है 4, तो 4 चुकू 16 के स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। अब ये घटेगा तो 25 से 16 जाएगा, 9 के स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे इसके ऊपर इसके ऊपर। अब अंडर रूट से भाई साहब जब आपका 9 के स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 3 के बचेगा, ठीक है। अब ये 3 के अगर आप लोग देखोगे तो हमारा आधार निकल के आया, क्या निकल के आया भाई साहब, आधार, आधार निकल के आया, ठीक है। अब आधार निकल के आया तो हमें सब कुछ पता हो गया, आधार बराबर 3 की हो गया, लंब बराबर भाई साहब 4 की हो गया। तो यहाँ से आप लोग लग दो मान 4 के बट्टे 3 के से के कैंसिल हो गया, 4/3 आंसर आ गया। तो 4/3 कहाँ पर है भाई साहब, ये राइट ऑप्शन है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, राइट ऑप्शन है। और अगर आप लोग इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को करना चाहो तो कर सकते हो। सीधा उसमें क्या लगाओगे आप लोग, आधार लंब की सभी वैल्यू निकाल लेना। आप लोगों को अगर बेसिक पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, वहाँ पर मैं आपको सब कुछ बेसिक बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का, जो जो प्रश्न जो जो क्वेश्चन मतलब कि जो जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं और जो जो आपको तैयार करने हैं वो सब मैंने बता रखे हैं, ठीक है। आप लोग जाकर चेक कर लेना।